Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोगों के कंपटीशन के लिए बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में जो इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं, रिलेवेंट बताई जाती हैं। लाइक हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, प्लासीटो पार्टीशन, बहुत सारी बुक है। बट नाउ द क्वेश्चन कम, जनरली कंफ्यूजन क्या रहती है कि हम कौन सी बुक रेफर करें, कौन सी बुक पढ़ने से एग्जाम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कौन सी बुक ज़्यादा रिलेवेंट है, हमें क्या बुक जो है वो कवर करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में रहती है वो रहती है रिगार्डिंग बुक्स। तो आज पहले हम थोड़ी सी इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे एंड देन आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, मोर और लेस अगर बात की जाए तो बुक में जो कंटेंट होता है वो काफ़ी हद तक सेम होता है। आप कोई भी इवेंट अगर किसी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, लाइक स्पेक्ट्रम में किया गया है या बिपिन चंद्रा में किया गया है, तो उस इवेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल डेटा है, वो कहीं ना कहीं तक हम मान के चलेंगे कि 90% जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं। हाँ, 10% जो है प्रेजेंटेशन की जो बात की जाती है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो अब इसके लिए आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जो बुक लेके चलूंगी इस पूरी सीरीज में हम लोग लेके चलेंगे बिपिन चंद्रा को बेस, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिपिन चंद्रा कवर होगी। ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आप लोग अगर बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, आप लोग अगर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो आप 100% एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड को क्लियर कर पाएंगे। तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आपको वही फॉलो करनी है। कोई नई बुक नहीं परचेज करनी है। जो बुक एक बार पढ़ रखी है आप उसी को दोबारा पढ़िए, ठीक है। 10 बुक एक एक बार पढ़ने से अच्छा है हम एक बुक को 10 बार पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में गारंटी तो 10 बुक पढ़ने के बाद भी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। और सिर्फ ये एक सब्जेक्ट नहीं होता है जिसका हमें एग्जाम देना है, देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने होते हैं। तो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है। बाकी यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो आपको सारी बुक्स का बेस लेके चीज़ें कवर कराई जाएंगी, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियोस देखने के बाद आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप लोगों को खुद समझ में आएंगी ये चीजें कि कंसेप्ट जो है वो कितने अच्छे से कवर हो रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो अपने माइंड से हमें हटा देनी है कि बुक्स को लेके क्या कंसेप्ट होता है। अब देखिए, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कम कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड कब और कहाँ से स्टार्ट होता है। हम कब से माने कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। हिस्ट्री को कन्वीनियंस के लिए, स्टडी की कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है, आपको पता है कौन कौन से वो 3 पार्ट है। एंशिएंट पार्ट है हमारा, एंशिएंट हिस्ट्री है, देन कम्स मिडाइवल हिस्ट्री एंड देन कम्स मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, चाहे वो कोई छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रखता है, ठीक है। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर आप ये दोनों छोड़ के भी जाना चाहें एग्जाम में, कि अगर आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं बट अगर आपकी इस पे बहुत अच्छी पकड़ है तो आप एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन स्कोर कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग भी पहले क्या बेस लेके चल रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बेस लेके चल रहे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग टाइम पीरियड की बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो टाइम पीरियड है ये हमारा स्टार्ट हुआ जब मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की बात हुई। फ्यू पीपल से कि जब हमारे यूरोपियंस यहाँ पे आए, ठीक है। ऑल्दो ये इवेंट काफी हद तक लिंक है, डिक्लाइन और यूरोपियंस के आने वाली बात जो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जो पढ़ो वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 के बाद से हम लोग चीजें देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन सेंटर बंगाल जो था वो ब्रिटिशर के पास चला गया था, तो ये बोला जाता है। वहीं फ्यू अदर पीपल से कि आप लोग जो रिवोल्ट करा था इंडियंस ने 1857 वाला, तो 1857 और 58 वाले टाइम पीरियड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो ये अलग अलग सेइंग है, लोगों की अलग अलग बातें हैं। तो हम लोग अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी को बेस नहीं रखेंगे, हम लोग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब तो हमें पढ़ना ही है, तो हमारा पूरा कंपैरेटिवली सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलेंगे वो हम लोग कहां से लेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल से। यही आप लोगों का क्या है, चैप्टर फर्स्ट है, जो आपकी बुक है बिपिन चंद्रा, वहां पे आपको ये फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा पढ़ने का, डिक्लाइन ऑफ मुगल। नाउ क्वेश्चन कम कि मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है तो मुगल्स का अराइवल भी हुआ होगा। डिक्लाइन वाली बात है तो मुगल्स का क्या हुआ होगा, अराइवल्स भी हुआ होगा। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अराइवल की।
हम लोग बात करके चलेंगे अराइवल्स ऑफ मुगल की। तो अराइवल ऑफ मुगल आपका जो जनरल पार्ट है वो वैसे बनता है मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। अराइवल की हम लोग बात करेंगे तो अराइवल बनता है मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट, बट थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अराइवल की बात की जाए मुगल्स के, तो मुगल्स का अराइवल माना जाता है कौन से ईयर में? 1526 में। मुगल्स का अराइवल माना जाता है 1526 में। 1526 से पहले अगर आप लोगों को मेडिवल की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो यहाँ पे चल रही थी लोधी डायनेस्टी, बट 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई लड़ाई। बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में वॉर हुई, जिस वॉर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोधी। इस बैटल में बाबर वॉन, ठीक है, बाबर की जीत हुई एंड इब्राहिम लोधी हार गए। तो इस तरीके से लोधी डायनेस्टी केम टू एन एंड और हमारी मुगल डायनेस्टी का रूल यहां से स्टार्ट हो गया। बाबर से स्टार्ट हुआ मुगल डायनेस्टी का रूल। तो एक सीक्वेंस में आपको रूलर्स का बताऊंगी, जब मुगल एम्पायर जो था आया और फ्लोरिश करा, उसके बाद हम लोग डिक्लाइन पे पहुंचेंगे और डिक्लाइन को बहुत डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंटर्स हम लोग अगर लेके चले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रूलर्स के नाम बस याद रखने हैं, इन्होंने क्या करा, कैसे फ्लोरिश हुआ, वो सब मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, वो नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं BHAJSA, यहाँ तक आपको पहले याद रखना है। व्हाट इज दिस? बादशाह। बादशाह से हम प्रॉपर सारे रूलर के नाम याद रखेंगे। यहाँ पे B स्टैंड फॉर बाबर। अब क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड, किस ईयर से किस ईयर तक रूल करा, अभी बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस भी याद रखते हैं, क्रोनोलॉजी याद रह जाती है, तो भी हमारे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले बाबर, देन बाबर के बाद रूल करा किसने? हुमायूं ने। देन कम्स अकबर, देन कम्स जहांगीर। इन्होंने क्या करा, इनके टाइम पे क्या चीजें फेमस थी, कोर्ट पोएट की बात करना, बुक्स की बात करना, ये सब मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे चीजें टच नहीं कर रहे हैं। देन कम्स शाहजहां एंड आफ्टर शाहजहां कम्स औरंगजेब। हमारी जो बात स्टार्ट होगी वो होगी औरंगजेब से स्टार्ट। औरंगजेब और औरंगजेब के भी बाद के मुगल्स की बात हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो क्या है हमारे पास? ये सीक्वेंस है। बाबर के टाइम पे बहुत फ्लोरिश हुई, हुमायूं के टाइम पे थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो डाउन आया, बट अकबर के टाइम पे और बहुत ज्यादा ये मुगल एम्पायर फ्लोरिश करी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तक भी हम देख सकते थे अकबर के टाइम पे फ्लोरिश कर रही थी, धीरे धीरे फ्लोरिश हुई। औरंगजेब के टाइम पे आते आते हुआ क्या? औरंगजेब चाहते थे कि जो मुगल एम्पायर है वो प्रॉपर एक्सट्रीम साउथ की तरफ तक भी पहुंचे, वो साउथ तक भी रूल को एक्सटेंड करना चाहते थे, और इस चक्कर में उन्होंने जो आपके सेंट्रलाइज पार्ट थे, जो और रूलिंग एरिया थे मुगल्स के, वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया। जब आप ध्यान देना कम करोगे किसी जगह पे, तो वहां पे जो और छोटे छोटे रूलर्स थे, अदर डायनेस्टीज के रूलर्स थे, इनके खुद की जो प्रजा हम कहते हैं, उस प्रजा के नोबल्स थे, वो लोग थोड़े एक्टिव हो गए और वो लोग रूलिंग पोजीशन पे आने के लिए क्या करने लगे? एक तरीके से हम देखें तो नजर रखने लगे कि हमें कब मौका मिले और हम कब इस चीज को कैप्चर कर पाए। तो औरंगजेब के टाइम से ही चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ा सा जिक्र औरंगजेब के बारे में करेंगे, एंड देन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब किस तरीके से मुगल एम्पायर बिल्कुल पूरी तरीके से इसका पतन हुआ, किस तरीके से ये डिक्लाइन हुई, वी विल सी दैट। तो हम बात करेंगे किसकी? पहले औरंगजेब की। हम बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ? औरंगजेब जो थे ये काफी इफेक्टिव रूलर थे। ऐसा नहीं था इनके टाइम पे एम्पायर डाउनफॉल में जा रही थी, इनके टाइम पे भी एम्पायर जो थी वो अपग्रेड कर रही थी, फ्लॉरिश कर रही थी काफी अच्छे तरीके से। बट जो औरंगजेब थे, कहा जाता है ये एक पॉलिसी फॉलो करते थे जिसे हम लोग अग्रेसिव इंपैरलिज्म बोलते हैं। क्या है इनकी पॉलिसी? क्या कहलाएगी? अग्रेसिव इंपैरलिज्म। अभी मतलब भी देखते हैं इसका। अग्रेसिव इंपैरलिज्म का क्या होता है? ये साम्राज्यवाद की बात करते थे, ये बात करते थे साम्राज्यवाद की। क्या मतलब है साम्राज्यवाद का? औरंगजेब हर तरीके से अच्छे थे, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, फ्लोरिश कर रही थी चीजें, जीत रहे थे लड़ाइयां, लेकिन ये बहुत कट्टरवादी थे। अपने धर्म को लेके कहा जाता है ये बहुत कट्टरवादी थे, और ये जो इनका कट्टरपन था ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अमंग द अदर रिलीजन। जो आपको पता होगा अकबर के टाइम पे अकबर ने जजिया जो कर था, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं अगर नहीं पता। अकबर ने क्या करा था? जजिया जो टैक्स था, ये क्या था? एक टैक्स था, एक कर था जो कि लगाया जाता था किस पे? नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है। जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, अगर वो वर्शिप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वो क्या करना चाहते हैं?
पिलग्रिमेज में जाना चाहते हैं तो उन्हें ये टैक्स देना पड़ता था, बट अकबर ने ये टैक्स हटा दिया था। वहीं जाके औरंगजेब ने इस टैक्स को दोबारा से इम्पोज किया, उन्होंने जजिया कर दोबारा से लगाया। प्लस इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की बात करें तो इनके टाइम पे हमें क्या देखने को मिली, इनइक्वालिटी देखने को मिली। इंपीरियलिज्म का मीनिंग देखेंगे तो इनइक्वालिटी किस फॉर्म में, कल्चरल फॉर्म में, पॉलिटिकल फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में। तो धर्म को लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली जो कि कुछ लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये औरंगजेब के टाइम पे दिक्कतें चल रही थी, बट स्टिल एम्पायर जो था वो पॉजिटिव स्लोप था उसका। बट आफ्टर औरंगजेब डेथ 1707 में ही डाइड। अब कहाँ मरे थे, कोई फैक्चुअल मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लेते हैं कि डेथ कहाँ पे हुई थी, किस प्लेस में, जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं, तो कई बार ये नाम जानने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो औरंगजेब की डेथ जो थी वो कहाँ हुई, 1707 में अहमदनगर में। ही डाइड इन अहमदनगर इन 1707। अब इनकी डेथ के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वही मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण है। तो अगर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण को हम सम अप करें तो 3 मेजर कारण बनते हैं। पहले वो 3 मेजर कारण देखेंगे, फिर वन बाय वन हम सारे रूलर की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में हमने बेसिक चीजें पढ़ी। औरंगजेब के बाद क्या 3 मेजर कारण थे जिस वजह से ये एम्पायर जो थी, मुगल एम्पायर डिक्लाइन में जा रही थी। तो पहला कारण था वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन का क्या मतलब है, और बहुत सारी जगह के रूलर, अभी हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, सिख्स और ब्रिटिशर तो आ ही गए थे, किस तरीके से ये लोग सत्ता के लिए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया था। अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग रिलीजन या डायनेस्टी के लोग जो थे वो रूलिंग पोजीशन पे आने के लिए बार बार लड़ाई छेड़ रहे थे। तो पहला कारण तो था वॉर ऑफ सक्सेशन, ये एक मेजर रीजन रहा। उसके अलावा हम बात करें कि जो आगे आने वाले मुगल थे, लेटर मुगल थे, वो बहुत इनइफेक्टिव थे। उनको पॉलिसी नहीं पता, काम करने के तरीके नहीं पता, एक तरीके से बस पपेट बन के काम कर रहे थे, जो हम आगे सारे रूलर अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेटर मुगल्स जो थे, हमारे बाद के जितने भी मुगल्स रहे वो सारे कैसे रहे, वो रहे इनइफेक्टिव। एक ये बहुत बड़ा रीजन रहा कि वो कैसे रहे, इनइफेक्टिव रहे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि तीसरा रीजन क्या था, तीसरा रीजन था कि इनकी पॉलिसीज इस तरीके की थी, बहुत इफेक्टिव नहीं थी, और लोगों को प्लीज करने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा फंड यूज कर रहे थे। कौन लोग, ये जो रूलर्स रहे। तो जब ये बहुत ज्यादा फंड इस तरीके से यूज करेंगे तो ट्रेजरी में शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं है, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। अगर शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया तो आप रन नहीं कर पाओगे और आपकी जो प्रजा है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट की हम बात करें तो शॉर्टेज ऑफ फंड या फिर एम्प्टी ट्रेजरी, इनके पास खजाने में कुछ भी नहीं बचा था। तो दीज आर द मेजर 3 रीजन। मेजर 3 ये रीजन है जिस वजह से पूरा का पूरा मुगल एम्पायर क्या आ गया, डिक्लाइन पे आ गया। और औरंगजेब की क्या पॉलिसी थी ये हमने देखी। अब जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं लेटर मुगल्स, तो ये लेटर मुगल्स क्या थे। हम लोग पहले पूरे लेटर मुगल का चार्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले सारे मुगल्स को वन बाय वन समझेंगे, कौन रूलिंग पे आया, किसने क्या करा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द चैप्टर पूरे रूलर्स का सम अप करके एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेटर मुगल्स में, पहले मुगल्स की, कि औरंगजेब के बाद क्या हुआ। व्हाट आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद होगा कि कौन रूलर बनेगा, ठीक है। औरंगजेब के बाद होगा कि कौन रूलर बनेगा, ये लड़ाई। अब रूलर के लिए जनरली कौन होते हैं, आपके बच्चे आगे आएंगे कि कौन रूलर बनेगा में 3 बच्चे थे औरंगजेब के, जिनके बीच में क्या हुआ, एक तरीके से एक वॉर काइंड सिचुएशन क्रिएट हुई कि हु विल रूल। तो औरंगजेब के बाद हम देखें, औरंगजेब के बाद इनके 3 बेटे, बेटों के नाम याद होने भी जरूरी है, बैटल का नाम भी जरूरी है, सब याद रखेंगे हम। आजम खान, फर्स्ट सन इज आजम खान, देन काम बख्श एंड थर्ड इज बहादुर शाह। और यू कैन से बहादुर शाह फर्स्ट भी इनके नेम के आगे लगाएंगे क्योंकि आगे बहादुर शाह सेकंड भी आएंगे, तो बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये 3 मेजर रूलर हमें देखने को मिले, कौन कौन, आजम खान, काम बख्श एंड बहादुर शाह। तो इन 3 के बीच में हुई एक बैटल, जिसे बैटल ऑफ जजुआ कहा जाता है। ये हुई कहाँ, नियर आगरा ये बैटल हुई किस किस के बीच में, इन तीनों बेटों के बीच में, औरंगजेब के।
क्या थी? बैटल ऑफ जजुआ। कहाँ हुई? आगरा के पास हुई। और इस बैटल में कौन जीता? इस बैटल में जीत गए बहादुर शाह। अब हर रूलर के बारे में हम पॉइंट लिखेंगे कि इन्होंने अपनी रूलिंग टाइम पे क्या क्या चीजें करी हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी कौन जीत गए हैं? बहादुर शाह। तो औरंगजेब के बाद नेक्स्ट रूलर कौन आ गए हैं? बहादुर शाह फर्स्ट। तो नाउ हमें जानना है इनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई। अब इनका नेम लिख के हम लोग कुछ पॉइंटर्स लिखेंगे इन्होंने क्या क्या करा है। तो अब हमें क्या जानना जरूरी है? हमें ये जानना जरूरी है, दो टर्म्स मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद आगे बात करेंगे। एक टर्म है सरदेशमुखी और एक टर्म है चौथ। हमारे पास एक टर्म है सरदेशमुखी और एक टर्म रहेगा हमारा चौथ। ये दोनों चीजें हम देखेंगे। पहले देखिए, हेडिंग डालेंगे हम लोग पहले बहादुर शाह, क्योंकि हम बहादुर शाह के बारे में सारी बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या चीजें की है, किस तरीके से रूलिंग की है। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। देखिए, टाइम पीरियड याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इन चीजों में टाइम को लेके। तो आप पहले पूरा इनका रूलिंग में क्या क्या काम करा है फंक्शंस जानिए। सबसे पहला काम, दो वर्ड हम लोग देखेंगे। नंबर 1 इज सरदेशमुखी एंड देन द वर्ड कम्स चौथ। तो सबसे पहले मीनिंग जानना है सरदेशमुखी क्या होता है और चौथ क्या होता है। देखिए, आप जितना भी आप प्रोडक्शन करेंगे या जितनी भी आपके पास इनकम होगी, टोटल आपके जितना प्रोडक्शन है, आपकी जितनी इनकम है, उसका 1/4 यानी 25% जो परसेंट होता है, वो आप लोगों को गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स सबमिट करना होता था। तो एक तरीके से दोनों टैक्स की फॉर्म ही है। आपको आपकी प्रोडक्शन का 1/4 यानी कि 25% आपको क्या करना पड़ता था? सबमिट करना पड़ता था। तो पहले तो हम देखेंगे कि 1/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन और इनकम क्या होता है? ये होता है आपका चौथ। और इस 1/4 का भी 10% जो होता है वो होता है सरदेशमुखी, यानी कि क्या हो गया? 10% ऑफ चौथ। अभी इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेंगे। आज की डेट में भी देखिए क्या होता है, हमारे पास एक टैक्स पे करते हो, आप सेस पे करते हो। तो जो सेस होता है ना, वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, आपके टैक्स पे लगने वाला टैक्स है। तो इसी तरीके से सरदेशमुखी उस टाइम पे सेस था, मतलब ये आपका टैक्स है और इस टैक्स पे जो आप और टैक्स पे कर रहे हो दैट इज सरदेशमुखी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मैंने क्या करे हैं, मैंने टोटल जनरेट करे हैं, प्रोडक्शन हुआ है मेरा कितने का, इनकम हुई है 100 रुपीज की। अब इस 100 रुपीज में से मुझे 25% यानी कि ₹25 किसको देने हैं? ₹25 गवर्नमेंट के पास सबमिट करने हैं, मुगल एम्पायर को देने हैं। इस 25 का भी 10% रहेगा सरदेशमुखी, वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाता था। यानी कि टोटल ₹2.5 अगर मैं देखूं, 10% अगर निकालूं यानी कि 2.5, ये निकला था 25% यानी कि आपका 25। तो ये 2.5% किसके पास जाता था? ये भी गवर्नमेंट के पास जाता था। तो 25 और 2.5, ठीक है, 27.5 गवर्नमेंट के पास जाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कोई मराठा उधर से बोल रहे हैं, आपके मैसूर के लोग अलग से बोल रहे हैं, सिख अलग से परेशान कर रहे हैं, तो सबको चुप करना जरूरी है, सबको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे बहादुर शाह ने आते आते लिबरल पॉलिसी अपनाई। हिंदू, राजपूत सब लीडर्स के साथ ये बहुत अच्छे थे, ठीक है। ये मालवा में अजीत सिंह और आपके जो रूलर्स रहे थे आमेर वगैरह में, वहां पे भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे शांति बनी रहे। तो हिंदू राजपूत चीफ्स के साथ शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे इन्होंने क्या किया, मराठा के लोग नहीं मानने को तैयार हैं, तो इन्होंने कहा शांति बना के रखनी है आप लोगों को, एक काम कीजिए, सरदेशमुखी हम जो ये 10% है ये हम मराठा को ग्रांट करते हैं। चौथ नहीं दिया, सब दे दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये जो 10% हमारे पास आता है यानी ये ₹2.5 और जितना भी इन टोटल आएगा ये हम आपको देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करा इन्होंने, ये जो आपका सरदेशमुखी था ये ग्रांट करा, ग्रांटेड टू मराठा। सो इन केस क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है और लिखा होता है आपका कि बहादुर शाह फर्स्ट वाज द फर्स्ट पर्सन हु ग्रांटेड सरदेशमुखी टू द मराठा। ये सही हो जाएगी बात। बट अगर ये लिखा होता है कि इन्होंने सरदेशमुखी और चौथ जो थी वो दोनों मराठा को दे दी थी, तो ये गलत हो जाएगा, ये इन्होंने नहीं दी थी। ये आगे रूलर आएंगे, फारूक सियार नाम से हम पढ़ेंगे, ये उन्होंने ये काम आगे जाके किया था। पहली बात हमें ये समझ में आई। तो मराठा को शांत कर दिया। हालांकि मराठा के साथ ये बहुत दिल से ये काम नहीं कर रहे थे, आप पढ़ोगे बुक में भी तो क्लियर कट मेंशन है, बहुत हैवी हार्टेडली इन्होंने ये काम किया, बट शांति बना के रखनी थी तो जरूरी था। सेकेंड, अब सिख्स के साथ कुछ काम करना था, हमें उन्हें भी शांत करना है। तो कैसे शांत करोगे? सिख के जो गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, सिख के गुरु रहे गुरु गोबिंद सिंह, तो इन्होंने उनको बुलाया, उनसे बात की
ठीक है। अब शांति का प्रस्ताव रखना है तो जो हेड है उन्हें आप बुलाओगे और उनसे बात करोगे। तो यहाँ पे सिख के जो गुरु रहे नेक्स्ट, इन्होंने क्या करा, गुरु गोबिंद सिंह जो सिख के गुरु थे उनसे बात की और उनसे क्या कहा, उन्हें हाईएस्ट मनसब ऑफर करा। नाउ क्वेश्चन का मनसब क्या होता है, सर देशमुखी देखा, चौथ देखा, अब हमारे पास एक वर्ड और आया है कि मनसब क्या होता है। तो मनसब का मतलब कुछ नहीं है, मनसब का सिंपल सा मतलब है रैंक, कि आप किसी पर्सन को क्या पोजीशन और क्या रैंक दे रहे हो अपने पास। आज की डेट में आप देखते हो कैबिनेट, पीएम की अपनी कैबिनेट है, मिनिस्ट्री है, तो कैबिनेट में किसको क्या पोजीशन, किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है। तो उसी तरीके से इस टाइम पे क्या दिया जाता था, मनसब दिया जाता था, लोगों को रैंक दी जाती थी। तो क्या रैंक मिली है, गुरु गोविंद सिंह को हाईएस्ट मनसब दिया ताकि एक रिस्पेक्ट रहे और वहां पे शांति बनी रहे। तो गुरु गोविंद सिंह के टाइम तक तो चीजें ठीक थी, बट व्हेन गुरु गोविंद सिंह डाइड, कुछ सालों बाद जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो वहां पे रूलिंग करने सिक्स की तरफ से कौन थे, बंदा बहादुर। कौन पर्सन थे, बंदा बहादुर। अब ये थोड़े शांत बैठने वाले पर्सन नहीं थे, बंदा बहादुर बिल्कुल अगेंस्ट थे मतलब बहादुर शाह के, और उन्होंने इस पॉलिसी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने आपका मनसब को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो ही रिजेक्टेड द मनसब और सीधा सीधा लड़ने के मूड में थे। बट ठीक है, बहादुर शाह के साथ उस टाइम पे थोड़ा बहुत मराठा भी साथ देंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मराठा को ऑफर कर रहे हो सरदेशमुखी, तो लोगों ने इनका सपोर्ट किया और यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन देखने को हमें मिली। ठीक है, बट कोई रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकला था, ये चीज यहाँ पे पहुंच गई। बट आफ्टर जब बहादुर शाह की डेथ हुई 1712 में, ठीक है, हमने इनके टाइम पे देखा गुरु गोविंद सिंह की बात की, शांति बनाए रखी, राजपूत और हिंदू के साथ शांति बना के रख रहे थे, सरदेशमुखी और चौथ ग्रांट कर दी थी। और जब सरदेशमुखी आप दे रहे हो, 10% आप अपना दे रहे हो किसी और को, तो आपके जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं, अगर मैं बोलूं तो आपका जो फाइनेंस सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, मेंस में जब आप प्रॉपर आपको लिखना होगा आंसर राइटिंग में, तो ये सारी चीजें आती हैं। लेटर मुगल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ा, किस तरीके से फाइनेंस जो था वो वीकन अप हो गया था। तो इस वजह से सरदेशमुखी ग्रांट करने की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल डाउन चली गई थी। नाउ व्हाट आफ्टर बहादुर शाह, 1712 में ही डाइड, और इनकी डेथ के साथ साथ क्या हो गया, एक तरीके से सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि कौन रूल करेगा, आगे रूलिंग कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहां पे हो गई वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट। अब बहादुर शाह के बाद क्या हुआ, बहादुर शाह के बाद रूलिंग पोजीशन पे आया है जानदार शाह। ठीक है, अब लेटर मुगल्स जो है वो किस तरीके के नेचर समझते हैं, थोड़े आलसी टाइप के लोग हैं, काम करना पसंद नहीं, लड़ाई लड़ना पसंद नहीं, एंजॉयमेंट में ये लोग ज्यादा इंगेज हैं। तो यहाँ पे अब जो आपके नोबल्स होते हैं, जैसे आप वजीर बोल रहे हो, मिलिट्री कमांडर्स हैं आपके, वो लोग थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। उन्हें पता है कि हमारे रूलर्स के पास ना इतनी पावर है, ना इतना दिमाग है, ना ये अपना दिमाग लड़ाएंगे, जैसा हम चला रहे हैं उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ से जानदार शाह से वो काम, वो वाला जो फेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे रूलर जो बनते हैं वो बनते हैं जानदार शाह। ठीक है, आफ्टर बहादुर शाह फर्स्ट रूलर बने जानदार शाह। और ये जो रूलर बने थे, ये बने थे किसको मार के, फारूक सियार के बेटे को मार के। फारूक सियार कौन है, अभी आगे हम अगले रूलर उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो बाय किलिंग हम देखेंगे तो ये इन्होंने क्या करा था, किलिंग फारूक सियार सन, अजीम उन मुल्क उनका नाम था। ठीक है, तो इनको मार के क्या बने थे, ये रूलर बने थे। कौन रूलर बने थे, जानदार शाह। जानदार शाह अब रूलर बन गए हैं, लेकिन किसकी मदद से, मैंने तो कहा ये वीक थे, इतना माइंड नहीं था, चीजें अपने हिसाब से यूज नहीं कर रहे थे। तो इनकी मदद करी थी इनके नोबल ने, जिसका नाम था जुल्फिकार खान। क्या नाम था, जुल्फिकार खान। अब ये जो बैठे हैं ना, ये तो नाम पे बैठे हैं कि इनके नाम पे काम होगा, बट एक्चुअली में जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कंट्रोल और डिसीजन सारे किसके हैं, जुल्फिकार खान के। और इन्होंने जुल्फिकार खान को क्या कर दिया, वजीर बना दिया। तो देखिए डिसीजन नाम से तो किसके आएंगे, जानदार शाह से, बट एक्चुअल में ले कौन रहा है, ले रहे हैं जुल्फिकार खान। तो क्वेश्चन आता है इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए, इनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई। तो एक एक करके हम चीजें देखेंगे। जुल्फिकार खान के टाइम पे सबसे पहले जो चीज हुई वो तो ये हुई कि फर्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि जो आपका जजिया लगाया गया था वो रिमूव करा। ठीक है, जजिया जो कि औरंगजेब ने दोबारा से लगा दिया था, अकबर ने हटाया था,
अकबर के बाद औरंगजेब ने इंपोज किया, औरंगजेब के बाद इन्होंने दोबारा से क्या करा, जजिया अबॉलिश करा, जजिया अबॉलिश करा। अगर पूछा जाता है, देखो जजिया अबॉलिश करने का क्वेश्चन आता है तो ये जरूर पढ़ना है कि फर्स्ट टाइम लिखा है सेकंड टाइम लिखा है, क्योंकि अगर सेकंड टाइम लिखा होगा आप लोग नहीं देखोगे, आप लोग डायरेक्ट अकबर पे टिक कर दोगे, बट सेकंड टाइम की बात की जाए तो जानदार शाह या जुल्फिकार खान का नाम होगा, उनमें से हमें ऑप्शन टिक करना है। यहां तक हमें बात समझ में आई। जानदार शाह और जुल्फिकार खान जो थे इन्होंने जजिया अबॉलिश करा, प्लस इन्होंने मराठा को सरदेशमुखी, बता चुकी हूं मैं ये क्या होता है अभी, सरदेशमुखी एंड चौथ, सरदेशमुखी एंड चौथ दोनों इन्होंने क्या करी, ग्रांट कर दी। किसने, जुल्फिकार खान ने मराठा को। अब और ज्यादा फाइनेंस हमारे क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। आप सरदेशमुखी भी दे चुके हो और अब आपने इनको चौथ भी यहाँ पे ग्रांट कर दी है, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो गई है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे हमने ये चीज देखी। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ टाइटल्स दिए। मराठास के साथ तो आपने देखा सरदेशमुखी चौथ दोनों दे दिया। अब इन्होंने क्या करा, राजपूत के साथ भी तो बातचीत करनी है। राजपूत कहाँ बैठे हैं, मालवा में, मेवाड़ में, आमेर में, यहाँ पे राजपूत बैठे हैं। तो यहाँ पे राजपूत में एक राजपूत थे, कौन, अजीत सिंह, और एक राजपूत थे जय सिंह जो कि आमिर के थे, ठीक है, अजीत सिंह एंड जय सिंह। अब इन दोनों को अलग अलग जगह पावर दी गई। अजीत सिंह को तो कहा गया कि आप संभालिए गुजरात, ठीक है, तो अजीत सिंह को इन्होंने गवर्नर ऑफ गुजरात अपॉइंट करा। क्या करा, गवर्नर ऑफ, अब देखो कर सब लोग वही रहे हैं, सब रूलर। मराठा को शांत करना है ताकि लड़े ना, सिख्स को शांत करना है ताकि वो लोग उधर से प्रॉब्लम ना करें, राजपूत को चुप रखना है, तो ये सारी चीजें, इधर से हिंदुओं को शांत रख रहे हो, आपने जजिया अबॉलिश कर दिया है। तो ये सब उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको बना दिया गवर्नर ऑफ गुजरात और इनको बना दिया गवर्नर ऑफ मालवा, गवर्नर ऑफ गुजरात एंड गवर्नर ऑफ मालवा बना दिया। तो हिंदू कवर यहाँ पे आपके, मराठास कवर, एंड देन यहाँ पे आपके राजपूत भी इन्होंने कवर कर लिए। यहाँ तक हमें समझ में आ गई जुल्फिकार खान किस तरीके से काम कर रहे थे, ये सारी बात हमें समझ में आई। एंड किस तरीके से इन्होंने जानदार शाह को रूलर बनाया, ये समझ में आया। जानदार शाह जो रूलर बने वो किसको मार के बने थे, वो फारूक सियार के बेटे को मार के रूलर बने थे। लेकिन अब फारूक सियार के बेटे को मारा है, रूलर बन गए हो, ये बात माइंड में रहेगी उनके। तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक जानदार शाह का रूल नहीं चला और जानदार शाह को भी बहुत जल्दी क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और इनके बाद किसको बना दिया गया रूलर, इनके बाद रूलर बने खुद फारूक सियार। अब फारूक सियार भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। यहां तक हमने इनकी बातें देख ली। नाउ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर, दैट इज फारूक सियार। अगेन मैंने बोला है आपसे, देखो कि रूलर सारे ही कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इनफेक्टिव रहे, प्लेजर में थे, ये भी बहुत ज़्यादा प्लेजर में, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, आराम से बैठना है, इन सब कामों में बिजी थे। और सिमिलर थिंग हैपन विद फारूक सियार, ठीक है। तो अब फारूक सियार कैसे रूलर बने, क्या लड़ाई लड़ी, किसने मारा जानदार शाह को, कैसे चीज़ें हुई। तो जिस तरीके से जानदार शाह को सपोर्ट था जुल्फिकार खान का, जानदार शाह के पास जुल्फिकार खान की बैक थी, सपोर्ट था, उसी तरीके से फारूक सियार के पास भी सपोर्ट था, ठीक है। हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रूलर फारूक सियार की, फारूक सियार की। अब फारूक सियार के पास किसका सपोर्ट था, कैसे रूल चला, क्या कहानी है, हम जानेंगे फारूक सियार के बारे में भी, ठीक है। फारूक सियार जो थे, जानदार शाह को इन्होंने हराया और मार दिया, कहाँ पे, आगरा में। ये चीज भी है, ही डिफीटेड जानदार शाह। सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या करा, डिफीटेड जानदार शाह एट आगरा, ठीक है। क्या अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके कर लिया था इन्होंने ये काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने दिमाग से काम नहीं हुआ था। इन्होंने किसकी मदद से काम किया था, इन्होंने जो काम किया था वो किससे करा था, वो किया था सैयद ब्रदर की मदद से। इनको भी माना जाता था ये प्लेजर में डिवोटेड रहते थे, ठीक है। कावर्ड भी माना जाता था, बहुत क्रूअल भी थे माना जाता था, ठीक है। बहुत मिक्स सा अजीब सा कॉम्बिनेशन था, कावर्ड भी और क्रूअल भी, दोनों कंसीडर किया जाता था इन्हें। बट इन्होंने किसकी हेल्प से ये काम किया, इन्होंने ये काम किया सैयद ब्रदर की हेल्प से। सैयद ब्रदर्स, अब ब्रदर्स है तो क्या नाम है इन ब्रदर्स का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन दोनों भाइयों को किंग मेकर्स भी कहा जाता था, किंग मेकर, कि ये लोग किंग बना रहे हैं। कैसे अभी बताऊंगी, अभी तो सबसे पहले इन्होंने किसको बनाया, किंग फारूक सियार को, ये हमने देख लिया। तो इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। अब इन दोनों भाइयों के नाम हमें देखने हैं। तो सबसे पहला जो नाम है हमारे पास, वो है हमारे पास अब्दुल्ला खान।
सबसे पहला जो नाम है वो है अब्दुल्ला खान और दूसरा जो नाम है वो है हुसैन अली खान। हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, ये दोनों थे सैयद ब्रदर जिन्होंने मदद, ये भी देखो मिलिट्री के मैन है, नोबल्स थे, मिलिट्री में थे, समझ गए, बोला कि उन्हें हटाते क्योंकि खुद को पावर चाहिए, क्योंकि पता है ये तो कुछ कंट्रोल करेंगे नहीं, जब हम इन्हें जिता के गद्दी पे बिठा रहे हैं अल्टीमेटली पावर और रूलिंग तो हमें अपने हिसाब से ही चलानी है, तो ये चीज इनके प्लस पॉइंट में आ गई थी। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब ये जो थे देखो अब्दुल्ला खान कहलाते थे कि वजीर है और ये कहलाते थे मीर बख्शी। अब मीर बख्शी थोड़ा सा नया नाम आया है हमारे आगे, तो जान लेते हैं क्योंकि मीर बख्शी बहुत सारे लोगों के लिए यूज होगा। तो मीर बख्शी कौन होते थे? मीर बख्शी होते हैं वो लोग जो आपके मिलिट्री के हेड होते हैं। मीर बख्शी होते हैं कौन? हेड ऑफ मिलिट्री, जो क्या करेंगे, मिलिट्री को संभालेंगे। ठीक है, थोड़े से मुगल्स ज्यादा है तो चीजें थोड़ी फैक्चुअल जाननी जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी चीज से आ सकता है। ठीक है, तो अब्दुल्ला खान हो गए, हुसैन अली खान हो गए, ये थे वजीर, ये थे मीर बख्शी और इन्हें हेड ऑफ मिलिट्री भी बोला गया। और अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या करा आगे, आगे इन्होंने और क्या क्या करा। फारूक सियार के टाइम पे मैं बात करूं तो फारूक सियार के बारे में एक बहुत फेमस बात सुनी होगी। फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया था, फारूक फरमान नाम से है। देखो ये आप, मैं बोल रही हूँ आप इसके बाद चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे चाहे आप अपना बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, सब कवर होगा। तो फरमान की बात करूं तो इन्होंने फरमान इशू करा था, किसको करा था? फरमान इशू करा था, इनका फरमान था, इनके दरबार में आए थे दो ब्रिटिशर, इनके दरबार में आए थे दो ब्रिटिशर। दोनों ब्रिटिशर का एक बार नाम देखते हैं। पहले ब्रिटिशर थे जॉन सरमन, जॉन सरमन एंड दूसरे थे डॉक्टर हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन। अब ना बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है क्वेश्चन, ये नाम कैसे दिमाग में रहेंगे, मुश्किल होता है, एक बार दो बार तीन बार पढ़ना पड़ता है, वीडियो एक दो बार देखिए, थोड़ा सा लिखिए, अपने आप याद रहेंगे। मुश्किल है, आई नो, नाम इतने नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है जो हम इनके नाम बहुत प्यार से रोज बोलते हैं और रोज सुनते हैं तो याद रहेंगे। मुश्किल है, बट एक दो बार अगर आप सुनेंगे, देखिए सैयद ब्रदर, फारूक सियार, ये तो मेन नाम है, याद रह जाएंगे। अब ये जैसे सैयद ब्रदर का नाम याद रहना, ये अगर एक दो बार वीडियो सुनेंगे एंड साथ साथ लिखेंगे और उसके बाद खुद से नोट्स को रिवाइज करेंगे, देन ये अपने आप रहेंगे। प्लस एमसीक्यू में तो क्या होता है, ऑप्शन सामने होता है, अगर दो तीन बार पढ़ा भी हुआ है ना तो स्ट्राइक कर जाएगा और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, गलती के चांसेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जॉन सरमन एंड डॉक्टर हैमिल्टन आए थे, जिनको एक फरमान इशू करके दिया गया था कि आपको ट्रेड राइट्स मिल रहे हैं, आपको ट्रेड राइट मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, ये भी आता है क्वेश्चन और आया भी हुआ है कि कहाँ कहाँ ट्रेड राइट दिए थे, तीन यहाँ पे पार्ट में मिले थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में आपको ट्रेड राइट मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ट्रेड राइट मिले, इसके बाद कुछ जो आपके गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है, अब इस जगह आपने यहाँ पे बैठ के आपने ट्रेड राइट दे दिए, ब्रिटिशर जाएंगे ट्रेड करेंगे। लेकिन इस समय पे ये लोग इतने वीक हो चुके थे कि बंगाल के गवर्नर ने आके इनको धमका दिया और बोला कि आप कैसे एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट दे रहे हो, आप ट्रेड राइट नहीं दे सकते, कुछ तो कस्टम ड्यूटी या कुछ तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, वरना हम तो पूरी तरीके से लॉस में आ जाएंगे। हालांकि पावर इनकी, डिसाइड सब कुछ ये कर सकते हैं, अथॉरिटी इनके पास है, चाहे तो ये बिल्कुल चुप कर सकते थे अदर गवर्नर को, बट इतने वीक हो चुके थे यहाँ पे कि ये लोग कुछ भी अपने लिए नहीं बोल पाए थे। तो इतनी बात हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, इन्हीं के टाइम पे एक चीज और हुई। क्या हुआ आपको याद है? अभी हम लोगों ने पिछले में एक टर्म यूज किया था, बंदा बहादुर, हम लोगों ने नाम यूज किया था बंदा बहादुर, जो सिख के लीडर थे, जो बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे, मान नहीं रहे थे चीजों को। तो यहाँ पे उनको गुरदासपुर फोर्ट से पकड़ा। ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, उनको गुरदासपुर फोर्ट से पकड़ा और कहाँ, दिल्ली लाके उनका एसिनेशन किया, उनको मारा। क्या करा? बंदा बहादुर जो पर्सन थे, बंदा बहादुर सिख के लीडर बन चुके थे अब ये, और वो परेशान कर रहे थे, बार बार मैनेज नहीं कर रहे थे, उनको पकड़ा। कहाँ से? गुरदासपुर फोर्ट से पकड़ा और कहाँ लाके मारा? दिल्ली लाके उनको मार दिया। गुरदासपुर फोर्ट से पकड़ा उन्हें एंड किल्ड एट दिल्ली, दिल्ली लाके उन्हें मार दिया गया। यहां तक की बात हमें समझ में आई। फारूक सियार ने क्या क्या काम किया ये हमने देखा। ये वाला पॉइंट, नाम किसका आएगा? फारूक सियार का, बट कर कौन रहा है एक्चुअली में? एक्चुअली में आपके दोनों अली ब्रदर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे आया आपका जॉन सरमन एंड ये सैयद ब्रदर्स कर रहे हैं, सॉरी नॉट अली ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। तो यहाँ पे जॉन सरमन और हैमिल्टन आए, किसके
दरबार में, फारूक सियार के दरबार में फरमान दिया गया ट्रेड राइट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। फारूक सियार ने यहाँ पे काम खत्म हुआ, लेकिन फारूक सियार ने, सैयद ब्रदर ने ही क्या करा, फारूक सियार को मार दिया। कई बार होता है, देखो फारूक सियार को बीच में लगने लगेगा कि मेरी तो चल ही नहीं रही है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे हो, तो आप बिल्कुल क्या हो रहे हो, आप तो राजा के अगेंस्ट जा रहे हो। और जैसे ही ये बात थोड़ी बहुत भी भनक लगी कि फारूक सियार जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट हूम, अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स, तो सैयद ब्रदर्स ने क्या करा, सैयद ब्रदर किल्ड हिम, सैयद ब्रदर ने फारूक सियार को मार दिया। अब क्वेश्चन कम, फारूक सियार के बाद कौन, अभी पावर किसके हाथ में है, सैयद ब्रदर के हाथ में है। तो सैयद ब्रदर क्या करेंगे, सैयद ब्रदर अपने तरफ से ही किसी रूलर को बिठाएंगे सो दैट उनके अगेंस्ट बातें ना बन सके। तो अब कौन रूलर बनेंगे, दो नाम हम एक साथ लिखेंगे रूलर के, क्योंकि एक ही साल में ये दो रूलर बने, लंबे समय तक नहीं चले हैं, ठीक है। क्या नाम है रूलर्स का, सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो करेंगे रफी उद दजरत एंड रफी उद दौला, रफी उद दौला। देखिए ये जून 1719 में बने और ये सितंबर 1719 में बने, दोनों रूलर 1719 में ही बने, ठीक है, बट लंबे समय तक चले नहीं, ये तो टीबी की वजह से मर गए थे, डाइड ड्यू टू टीबी, ठीक है। और रफी उद दौला को सैयद ब्रदर ने ही मरवा दिया था, ठीक है, रफी उद दौला को सैयद ब्रदर ने ही मरवा दिया था। तो हम लिख सकते हैं किल्ड बाय सैयद ब्रदर, किल्ड बाय सैयद ब्रदर, इन्हें सैयद ब्रदर ने ही मरवा दिया। क्यों, क्योंकि सैयद ब्रदर को जब ये लगेगा कि हमारी पावर पे खतरा आ रहा है तो वो चुप नहीं बैठेंगे ना। तो यहाँ पे रफी उद दजरत आए एंड रफी उद दौला आए। इससे पहले फारूक सियार को रूलर बनाया था किसने, सैयद ब्रदर ने, देन रफी उद दजरत को, देन रफी उद दौला को। दैट्स वाई इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें किंग मेकर भी बोला जाता है। समझ में आ गई हमें बात, किंग मेकर से क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक 18 साल के बच्चे को, ठीक है, बट वो बच्चा थोड़ा सा देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से सैयद ब्रदर के लिए नुकसानदायक रहा, घातक रहा। 18 साल के एक बच्चे को उठाया और क्या बिठा दिया, राजा की कुर्सी पे बिठा दिया कि भाई ये बैठा रहेगा, रूल करेंगे हम, ये बैठा रहेगा और हम रूल करेंगे, तो थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को। तो कौन थे वो पर्सन, वो पर्सन थे मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था पर्सन का, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठे कुर्सी पे, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का एक और नाम हम देखें तो इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है रोशन अख्तर। इनका एक और नाम अगर देखें तो रोशन अख्तर भी बोला जाता है, ठीक है। ऋतिक से रोशन ले लो, जावेद से अख्तर ले लो, या फरहान से अख्तर ले लो, तो ये बन गए रोशन अख्तर। क्या नाम है इनका, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला का। अब मोहम्मद शाह जैसे ही बैठे गद्दी पे, इन्होंने देखा और इनको मतलब आसपास के जो नोबल्स थे इस टाइम पे सैयद ब्रदर से बहुत चिढ़ने लगे थे। रूल उनके हिसाब से चल रहा है, बार बार रूलर वही डिसाइड कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो उन्होंने भड़काना भी स्टार्ट कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला को। एंड मोहम्मद शाह रंगीला ने सोचा कि जब ये आपके फारूक सियार को मार सकते हैं, ठीक है, रफी उद दौला को मार सकते हैं, तो इनका नेक्स्ट टारगेट तो मैं ही होऊंगा। तो इन्होंने बहकावे में भी आके और इस रीजन से यहाँ पे ऑर्डर दिए और इन किसको, सैयद ब्रदर को मार दिया गया। यहाँ पे सैयद ब्रदर्स किल्ड। अब क्या ये 18 साल का छोटा सा बच्चा ये काम खुद कर सकता है, जब बड़े बड़े रूलर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आगे तो हम इनफेक्टिवनेस की बात ही कर रहे हैं कि इफेक्टिव नहीं थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक पर्सन की हम बात करते हैं, निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क। और इनके जो फादर रहे, अभी बताऊंगी इनका क्या रोल है और आगे पढ़ेंगे भी हम इनके बारे में जब हम हैदराबाद के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने निज़ाम उल मुल्क की मदद ली और निज़ाम उल मुल्क की मदद से इन्होंने सैयद ब्रदर को मार दिया। अब निज़ाम उल मुल्क कौन थे, निज़ाम उल मुल्क भी इनकी एक मिलिट्री का हिस्सा, नोबल थे, इन्होंने मदद की। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला जो थे ये इन पे भरोसा नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सैयद ब्रदर्स को देखा था कि किस तरीके से वो राजा बनाते थे और उनको ही मार देते थे, और लोग भी कंस्पायर कर रहे थे। तो बाय दिस एटीट्यूड निज़ाम उल मुल्क वाज नॉट हैप्पी, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आ पा रही थी और वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई 1724 में ही लेफ्ट, 1724 में ही लेफ्ट और उन्होंने जाके क्या करा, हैदराबाद फाउंड किया। इन्हें फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी बोला जाता है।
अभी हम न्यू नोशंस, अलग अलग स्टेट की बात करेंगे, तो जब हैदराबाद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हें फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी बोला जाता है, कि ही लेफ्ट, यहाँ से गए वो और दूसरी जगह रह के प्रॉपर एक टाउन स्टैब्लिश किया और वहां पे आगे रूल करा है उन्होंने निजामुल मुल्क ने। किसने? निजामुल मुल्क ने। तो निजामुल मुल्क ने क्या करा है? हैदराबाद का फाउंड किया है। इस टाइम तक आते आते हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई भी यूनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एक मेजर रीजन मुगल एम्पायर का हम देखेंगे कि नो यूनिटी एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ तक हमें समझ आया। इसके बाद देखो, मुगल रूलर आने से पहले, मतलब मुगल रूलर तो आएंगे, बट हम दो इंपॉर्टेंट पर्सन की और बात करेंगे जो कि मुगल्स नहीं थे लेकिन इस टाइम पे इंडिया में आए। रूलिंग के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं आए थे, वो आए थे एक तरीके से मैं बोलूँ तो दिल्ली में बेसिकली आना प्लंडर के लिए। प्लंडर मतलब तबाही मचाने के लिए, लूटने के लिए चीज़ों को, वो लोग यहाँ पे आए। किस किस की बात करेंगे हम? नादिर शाह की बात करेंगे और अहमद शाह अब्दाली की बात करेंगे। अभी मुगल्स पे स्टॉप लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद ही यहाँ पे क्या आ गए थे? नादिर शाह, और बीच में अब्दाली, और एक बार नहीं आए हैं, तकरीबन 20-30 बार इंडिया में आए हैं, और मतलब दिल्ली में आए हैं और मासिव लूट करी है, बहुत सारी चीज़ें लूट के लेके गए हैं यहाँ से। तो वो चीज़ थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन से नेक्स्ट रूलर यहाँ पे आके जो है उन्होंने मुगल एम्पायर को आगे कंटिन्यू करा है और किस तरीके से मुगल एम्पायर सिर्फ नाम की ही रह गई है। ठीक है। अच्छा, इनके मोहम्मद शाह रंगीला की जो एक मतलब इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनके एम्पायर में। इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, एक्टिवली सारी चीज़ें देख के चलती थी। तो इनकी वाइफ का एक्टिव पार्टिसिपेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। इनकी वाइफ का नाम लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो, रहमत उन निसा। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम है रहमत उन निसा, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नादिर शाह की। नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह एक अफगान की तरफ से ये रूलर आ रहे थे, यहाँ पे रूल करने नहीं आए थे। इन्हें कोई गद्दी पे नहीं बैठना था कि इंडिया पे हमें रूल करना है, ये सब चीज़ें। आए किस लिए? ना कोई ट्रेड करने आए थे लाइक ब्रिटिशर, ये सीधा सीधा इसी एजेंडा के साथ आए थे, जाएंगे और प्लंडर मचाएंगे और चीज़ें लूट के लेके आएंगे। तो नादिर शाह का अगर मैं रुपीज़ में एस्टिमेशन लगाऊं कि कितने जब ये आए इंडिया पे तो इन्होंने कितने तक की यहाँ पे लूट मचाई है, कितने तक का नुकसान हुआ? अराउंड 70 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हमें हुआ। ठीक है। पीकॉक थ्रोन की बात करें, पीकॉक थ्रोन की बात करें जो किससे बिलोंग करता था? जो बिलोंग करता था शाहजहां से। किससे बिलोंग करता था? शाहजहां से। ये उसे अपने साथ ले गए। पीकॉक थ्रोन, पीकॉक की गद्दी जो किससे बिलोंग करती थी? शाहजहां के टाइम की थी, ये उसे अपने साथ लेके गए। प्लस कोहिनूर हीरा, कोहिनूर का हीरा भी ये क्या करके गए? ये अपने साथ लेके गए। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा इनके साथ गया, पीकॉक थ्रोन ये लेके गए, अराउंड 70 करोड़ तक की प्रॉपर्टी वगैरह ये अपने साथ लेके गए। अब इनके बाद क्या हुआ? ये सिचुएशन खत्म नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं के बीच में यहाँ पे क्या होगा? मोहम्मद शाह और निजामुल मुल्क के बीच में लड़ाई भी हुई यहाँ पे। अब कोई यहाँ पे आ रहा है, आप शांति से तो उन्हें जाने नहीं दोगे ना। तो यहाँ पे मोहम्मद शाह और निजामुल मुल्क के बीच में एक फाइट भी हुई थी जिसे बैटल ऑफ करनाल बोला जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल हुई थी बीच में, पढ़ेंगे जब वो हैदराबाद वगैरह पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हुई। इसके बाद सिचुएशन खत्म हो गई क्या? नहीं, नादिर शाह के बाद भी इनके चेले बोले जाते हैं, आप चेला कह सकते हो, पर्सन थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, इनका नाम आपको थोड़ा सा याद भी होगा क्योंकि रिसेंट में मूवी भी बनी थी। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे मूवी बनी थी, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी इन्हीं के कंटेक्स्ट में हुई। अहमद शाह अब्दाली ने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखा। 20 से भी ज़्यादा बार इन्होंने यहाँ पे दिल्ली पे आके क्या करा? लूट मचाई सारी चीज़ें। जब भी लगता था, अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे, बैठे कहाँ थे? अफगानिस्तान में। जब भी लगा पैसे की कमी है, नहीं चीज़ें आ पा रही हैं, तो आते थे और यहाँ लूट मचाते थे और सारा वेल्थ जो था वो ले जाते थे। अब अहमद शाह अब्दाली की हरकत देख के बीच में नोटिस किया, देखो मुगल वीक हो रहे हैं। 1761 की बात है बैटल, तो उस समय पे मुगल भी थे, ऐसा नहीं है मुगल रूलर नहीं थे। अभी पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे रंगीला से आगे भी। बट 1761 के टाइम पे क्या हुआ? ये लगा किसको कि मुगल रूल हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। मराठा एम्पायर को लगा कि मुगल्स के पास उतनी पावर बची नहीं है, ये बार बार आ रहे हैं, तो लेट्स गो एंड फाइट। ये बहुत अच्छा मौका है, अगर हम जीत गए तो हम सेंट्रलाइज कंट्रोल हासिल कर सकते हैं।
बट मराठा को उस टाइम पे इनकी पावर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हाउ पावरफुल दे आर, क्या मिलिट्री क्या स्ट्रेंथ ये लोग रखते हैं, मराठास को आइडिया नहीं था। एंड मराठा केम, बैटल हुई जिसे तीसरी बैटल कहा जाता है। आज हमने 2 बैटल पानीपत की डिस्कस कर ली, फर्स्ट एंड थर्ड। बाबर आए थे तो फर्स्ट थी, सेकेंड अकबर के टाइम पे हुई है, दैट इज द पार्ट ऑफ मेडिवल, और तीसरी हुई है यहाँ 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में हुई है, आई होप ये याद रहेगा। फर्स्ट तो पर्सन हो गए हमारे पास यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, एंड आफ्टर अहमद शाह अब्दाली हमारे पास पर्सन जो है वो कौन है, जिनके बीच लड़ाई हुई, पूरी मराठा एम्पायर। तो इस लड़ाई में जीता कौन, अहमद शाह अब्दाली जीते, और मराठा की बहुत बुरी क्या हुई, हार हुई। यहाँ तक हमें समझ में आया। इसके बाद रूलिंग पोजीशन पे आके कौन बैठेगा, इसके बाद रूलिंग पोजीशन पे आके बैठेंगे अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली वाले अहमद शाह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट रूलिंग पे कौन आके बैठेगा, अब मुगल आ गए, ये बीच में मुगल से हम लोग ट्रैक से हटे थे, नादिर शाह और अब्दाली की बात की थी। अब वी विल टॉक छोटे छोटे, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ करा नहीं, बहुत ज्यादा चीजें हुई नहीं है, बट एक सीक्वेंस है तो नाम हमें पता होना जरूरी है। तो क्या नाम रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट जो नेम है वो है आपका अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये मुगल के नेक्स्ट लीडर जो है रूलर हैं अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम पे भी एम्पायर तो डाउन चली रही थी, कुछ ऐसा मेजर इन्होंने अपने टाइम पे किया नहीं, अब्दाली नहीं थे, ये मैंने आपको बता दिया। ये बार बार अटैक से परेशान थे नादिर शाह के, नादिर शाह बार बार अटैक कर रहे हैं, तो इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था, जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था वो दे दिया अब्दाली को, ठीक है, कि एक बार में अगर बार बार आ रहे हैं परेशान कर रहे हैं तो ले लें नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, ये अब्दाली को दे दिया, बिकॉज अफगानिस्तान से ही आ रहे थे, अटैक हो रहे थे बार बार, तो अहमद शाह ने ये एरिया दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, इनको इमाद नाम के एक पर्सन थे, तो इमाद ने मार दिया विद द हेल्प ऑफ मराठा। मराठा तो अगेंस्ट ही है मुगल्स के, हम तब से देख रहे हैं। तो ही वॉज किल्ड बाय इमाद, ही वॉज किल्ड बाय इमाद विद द हेल्प ऑफ मराठा, विद द हेल्प ऑफ मराठा। मराठास की मदद से क्या करा, इमाद ने इनको मार दिया। अहमद शाह, चैप्टर क्लोज। अहमद शाह के बाद नेक्स्ट मुगल रूलर कौन आएंगे, नेक्स्ट मुगल रूलर देखो, इस टाइम पे मैंने नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली आपको पहले बता दिया है, नादिर शाह पहले बता दिया है, बट वो इस टाइम पे आ रहे थे अभी, ठीक है, वो ऐसा नहीं था बीच में उन लोगों ने पूरा रूल किया और मुगल एम्पायर बिल्कुल बंद हो गई थी, मुगल एम्पायर अपनी कंटिन्यूटी में चल रही थी तब भी, तो यहाँ पे लूट वगैरह की सिचुएशन चल रही थी। देन कम आलमगीर सेकेंड, इसके बाद हम देखेंगे तो आए आलमगीर सेकेंड 1754 से 59 के टाइम तक, 54 से 59 तक का टाइम पीरियड था किसका, आलमगीर सेकेंड का। आलमगीर सेकेंड में लिख रही हूँ तो मैंने आलमगीर फर्स्ट कहाँ लिखा, हु इज आलमगीर फर्स्ट, ठीक है, आलमगीर सेकेंड लिखा ना मैंने, फर्स्ट तो अभी कहीं बताया ही नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग मुगल से नाम भी बताए हैं। आलमगीर सेकेंड की बात मैं कर रही हूं, तो हु इज आलमगीर फर्स्ट। 1754 से 59 तक का टाइम पीरियड देख के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन इमाद और मराठा इनके अगेंस्ट भी मिले हुए थे, इमाद अभी उनको मार के चुप नहीं हुए थे, इमाद अभी भी मिले हुए हैं मराठास के साथ, अहमद शाह को मार के शांत नहीं बैठे हैं। आलमगीर सेकेंड यहाँ पे आए तो आलमगीर फर्स्ट जो नाम था वो किसका था, आलमगीर फर्स्ट नेम था आपके औरंगजेब का, औरंगजेब को आलमगीर फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। आलमगीर फर्स्ट औरंगजेब को जाना जाता था, इमाद और मराठा इनके अगेंस्ट भी मिले हुए थे, और ये सारी कहानी जाके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी 61 में शाह आलम सेकेंड के टाइम पे, तब जाके ये चीजें जो हैं वो खत्म होंगी। दिस इज आलमगीर सेकेंड। नेक्स्ट जो रूलर आए वो कौन आए, वो आए शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट रूलर कौन आए थे, नेक्स्ट रूलर आए हैं शाह आलम सेकेंड, ठीक है, शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड के टाइम पे देखो क्या क्या हुआ, इनके टाइम पे काफी सारी इवेंट चीजें हुई हैं जो हम प्रॉपरली देखेंगे। 59 से 1806 तक ये तकरीबन रहे हैं, 1759 से 1806। अभी मैं ब्रिटिशर नहीं बता रही हूँ, इस टाइम पे मराठास परेशान कर रहे हैं, हैदराबाद से निज़ाम परेशान कर रहे हैं, मैसूर से भी लोग उठ के परेशान कर रहे हैं, प्लस ब्रिटिशर भी आके यहाँ पे बहुत परेशान करे हुए हैं। पढ़ेंगे आगे जब एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे। बट हुआ क्या शाह आलम सेकेंड के साथ, क्या हुआ, इनका एक नाम अगर बोलूँ तो इनका नाम था अली गौहर। अली गौहर नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अली गौहर नाम से इन्हें जाना जाता था। इनको दिल्ली से हटा दिया, बचते फिर रहे थे, इनको अपने ही वजीर से खतरा था।
भाग रहे हैं इधर से उधर, दिल्ली आने की हिम्मत नहीं है कि कैसे दिल्ली आएंगे। तो बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, दिल्ली तो ये एक भी बार आए नहीं थे अभी तक अपनी रूलिंग के टाइम पे। इन्हीं के टाइम पे 1761 में क्या हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के टाइम पे हुई है। जो लड़ाई किससे हुई थी, जो लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से हुई थी। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे 1761 के बाद हम लोग देखेंगे 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, बक्सर क्या थी, बक्सर में मदद की थी आपके अवध के पर्सन थे, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकंड थे, तो ये लोग भी मिले थे यहाँ पे। तो ये क्या था, बैटल ऑफ बक्सर भी इनके टाइम पे हुई। 1803 तक जाते जाते ब्रिटिशर ने पूरी तरीके से यहाँ कैप्चर कर लिया और 1806 में इन्हें पूरी तरीके से खाली करने को बोला। किसने, ब्रिटिश के गवर्नर थे जॉन लॉक, लॉक नाम था उनका, जॉन लॉक। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक क्या बन के रह गए थे, पेंशनर बन के रह गए थे, इन्हें सिर्फ ब्रिटिश से पेंशन मिलती थी, इसके अलावा इनका कोई रोल पावर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचा था। बीच में कोशिश की थी, मराठा इन्हें लेके आए थे दिल्ली में, थोड़े टाइम इन्हें तख्त पे बिठाया, बट वो लंबे समय तक नहीं चली चीजें। यहाँ तक हमें शाह आलम की बात समझ में आई। आफ्टर दैट हम देखेंगे लास्ट के 2 अब हमारे बचे हैं, उसके बाद तो पूरी तरीके से इनका एम्पायर जो था वैनिश हो गया था, दूर दूर तक ब्रिटिश एम्पायर था, कंट्रोल भी उन्हीं का था। इसके बाद आते हैं अकबर सेकंड, थर्ड रूलर थे अकबर हमारे। अब आते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड के बारे में भी देखो, अकबर सेकंड से तो सीधा सीधा ब्रिटिशर ने कह दिया, शाह आलम के टाइम पे पावर तो देख ही चुके हो आप ब्रिटिशर की, पेंशनर बन के रह गए थे शाह आलम, उनके बेटे अकबर सेकंड आए, ब्रिटिशर ने सीधा सीधा बोला सारे टाइटल हमें दे दो, ठीक है, सारे टाइटल आपको छोड़ने पड़ेंगे, गिव ऑल टाइटल टू ब्रिटिशर, मतलब राजा, नवाब, ठीक है, जो भी टाइटल आप अपने नाम के साथ यूज करते हो, बीइंग अ एम्परर, बीइंग अ किंग, वो सारे टाइटल्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो दिस वाज द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिशर। अकबर सेकंड ने इस चीज के लिए क्या बोला, अकबर सेकंड ने कांटेक्ट करा राजा राम मोहन रॉय को, नाम बहुत सुना है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, जिसे इंडिया में एक तरीके से रिनाइसेंस के फादर कहा जाता है, इंडिया में जो रिफॉर्म आए, रिफॉर्म में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो राजा राम मोहन रॉय को बुलाया और इनको बोला कि एक काम कीजिए, आप जाइए और लंदन जाके ये मैटर सॉल्व करके आइए कि मुझे कुछ पावर नहीं मिल रही है, मेरे पास कोई डिसीजन नहीं है, तो जस्ट गो और ब्रिटिशर से ये बातें डिस्कस कीजिए, ये बात बोली गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि राजा राम मोहन रॉय के नाम के साथ ये जो राजा लगा, ये टाइटल राजा का दिया उन्हें, वो किसने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। समझ में आई यहाँ तक बात हमें, राजा राम मोहन रॉय को जो ये राजा का टाइटल दिया वो किसने दिया, वो अकबर ने दिया। इस टाइम तक आते आते पर्शियन लैंग्वेज भी, जो पर्शियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चलती थी, वो थोड़ा बहुत इंग्लिश का रूप ले चुकी थी। यहाँ पे आते आते पर्शियन लैंग्वेज भी इंग्लिश में चेंज हो गई थी, काफ़ी जगह पे क्या हो रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही थी। इसके बाद जो लास्ट मुगल एम्परर हम देखेंगे जिनकी बहुत बुरी दशा हुई अपने एंड टाइम पे जाते जाते, दैट वाज बहादुर शाह जफर, और यू कैन से बहादुर शाह सेकंड भी बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट तो औरंगजेब के बाद ही उनके बेटे बने थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अगेन हम देखें तो अकबर सेकंड के बेटे थे, ठीक है, और राजपुर की एक प्रिंसेस थी, उनके और अकबर सेकंड के ये बेटे थे। तो इनके साथ क्या हुआ, अब इनके पास पावर नहीं है, फिर भी बैठे हैं दिल्ली में, नाम मात्र के राजा राज तो कर ही रहे हैं। ब्रिटिशर उस टाइम पे बहुत जोरों शोरों से क्या कर रहे हैं, अपनी पावर को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। इन्हीं के टाइम पे 1857 में रिवोल्ट हुआ था, अलग अलग जगह पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जब लोगों ने अपनी अपनी जो प्रोविंस थी उनकी आज़ादी की डिमांड ब्रिटिशर से करनी स्टार्ट कर दी थी। इनके पास डिमांड लेके आए थे कि आप लीडर बनिए, हमारे पास कोई लीडर नहीं है तो आप हमारे लिए लीडर का काम कीजिए। ही एग्रीड कि ठीक है, अगर ब्रिटिशर से छुटकारा मिलेगा तो कोशिश करते हैं, सब लोगों के पास प्लान है, सब लोग रेडी है अटैक करने के लिए। बट स्टिल वहाँ पे ब्रिटिशर की जीत हुई थी और यहाँ पे बुरी तरीके से हार हुई थी, बिकॉज एक इफेक्टिव लीडरशिप हमारे पास नहीं थी। 1857 तो सेपरेट टॉपिक है, पढ़ेंगे वो। तो बहादुर शाह जफर की एट लास्ट यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से अगर हम बोले तो ब्रिटिशर ने इनको भागने पे मजबूर कर दिया था। ये अपनी वाइफ के साथ अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी भागे हैं, बट यस एट द एंड पकड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद जाके 1862 में इनकी जो थी बर्मा में जाके डेथ हुई है, बर्मा में इन्हें दफनाया गया है। हालांकि जो इनकी बुरियल था, जो कि इनके मारने के बाद इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें जिस जगह दफनाएंगे वो जगह यहाँ पे ब्रिटिशर ने खोद के रख ली थी कि अगर ये पकड़ में आते हैं तो हम मार के वहीं साथ साथ दफना देंगे। बट स्टिल समहाउ ये बच के भागे एंड देन 1862 में बर्मा में इनकी डेथ हुई। तो ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर
किस तरीके से मुगल एम्पायर डिक्लाइन करा, किस तरीके से ये कभी अपने नोबल्स पे डिपेंड हो रहे हैं, ब्रिटिशर पे डिपेंड हो रहे हैं, मराठास की मदद ले रहे हैं, और किस तरीके से एट द एंड ब्रिटिश एम्पायर के आते आते यहाँ पे इनका पूरा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। जब ब्रिटिशर पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे, तब भी साथ साथ में लिंक करेंगे सो दैट थोड़ा बहुत और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब मैंने कहा था हम लोग जो फ्लो चार्ट बनाएंगे रूलर्स का, ईयर बिल्कुल नहीं लिखवा रही हूँ मैं, सिर्फ नेम याद करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो अब हम बनाएंगे सीक्वेंस एंड उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है कि किसने कैसे कैसे रूल करा। ठीक है, भाजसा तक मैं आपको दिखा चुकी थी, एक बार सिर्फ मैं उनके इनिशियल्स लिख रही हूँ आप लोगों के साथ। क्या क्या देखा था हमने? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये हम देख चुके थे, राइट। क्या क्या देखा था हमने? सबसे पहले किसने रूल करा? ये सारे मेडिवल का पार्ट है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड देन औरंगजेब। इस चार्ट में सिर्फ मुगल एम्परर का नाम आएगा, बीच में और कोई नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। औरंगजेब के बाद रूलिंग पोजीशन पे औरंगजेब के ही बेटे आए थे। कौन थे वो? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद आए थे कौन? जानदार शाह। जानदार शाह किसकी मदद से आए थे? उनका नाम भी साइड में लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट, इनकी लिस्ट में नहीं जाएगा। जुल्फिकार खान की मदद से आए थे। किसकी मदद से? जुल्फिकार खान की मदद से आए थे। जानदार शाह के बाद जो रूलिंग पोजीशन पे आए थे वो कौन आए थे? वो आए थे फारूक सियार। कौन आए थे? फारूक सियार। फारूक सियार किसकी मदद से आए थे? सैयद ब्रदर की मदद से आए थे। सैयद ब्रदर्स ने इनकी हेल्प की थी एंड देन ही केम इनटू द पावर। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आपके दो, बहुत एक ही साल में दो लोग आए थे रूल करने, बहुत कम समय के लिए, इवन कुछ महीनों के लिए हम बोले तो कौन थे? राफी-उद-दज़रत, राफी-उद-दज़रत एंड राफी-उद-दौला। राफी-उद-दौला अगेन ये किसकी मदद से आए थे? मदद सबको लेनी पड़ रही है, कोई अपनी पावर से नहीं आ रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं जानदार शाह के बाद से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आए हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इनकी किसने मदद की थी? मतलब फारूक सियार को मारने में और ये सब, इनकी मदद की थी निज़ाम उल मुल्क ने। निज़ाम उल मुल्क ने। और निज़ाम उल मुल्क के बारे में हमने क्या देखा कि इन्होंने ही आगे जाके क्या करा था? हैदराबाद का फॉर्मेशन किया था। इसके बाद कौन आया? अहमद शाह। अहमद शाह, नॉट अब्दाली, इट्स अहमद शाह। इसके बाद कौन आया है? आलमगीर सेकंड। अहमद शाह के बाद कौन है? आलमगीर सेकंड। देन आपके दो रूलर और हैं, दैट इज शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, एंड देन लास्ट रूलर जो है वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। सो ये पूरी क्रोनोलॉजी है हमारी लेटर मुगल्स की। तो यहाँ पे हमने पूरा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देखा। अब आपके पास जो भी बुक्स, जो भी नोट्स अवेलेबल हैं, किसी भी जगह से आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप सारे नोट्स उठाइए और आप यहाँ पे पढ़िए। आपको प्रॉपर डिक्लाइन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगली क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये एम्पायर जो है आगे छोटे छोटे टुकड़ों में फ्लोरिश हुई है। हैदराबाद, अवध, ठीक है, मराठा, मैसूर, ये सबको डिटेल में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।